आज के आपके करंट अफेयर्स 21 मार्च 2022 के। सबसे पहले आज की डेट का करंट अफेयर, ज्योग्राफी का एक करंट अफेयर जो वैसे न्यूज में नहीं है ऑब्वियसली, पर डेट से ही एक करंट अफेयर पूछ लूं। 21 मार्च को क्या होता है हर साल? हाँ, देखो सबसे पहले यही वाला करंट अफेयर बता दूं, आज की डेट का क्या करंट अफेयर है। आपकी अर्थ का एक परपेचुअल मोशन है जिसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन। अर्थ आपकी सन के चारों ओर एक पूरे साल में घूम के आती है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, इक्विनॉक्स। हाँ जी बिल्कुल, तो अर्थ की चार जगहें सिग्निफिकेंस रखती हैं। एक, जहां पे आपके समर्स आ रही होती है, नॉर्थ, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो हमारे जहां पे नॉर्थ में समर्स आ रही होती है। एक साइड पे जहां पे आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जहां पे हम है वहां पे विंटर आ रही होती है। जो ये बीच की दो लोकेशंस हैं, यहां पे अब क्या होता है, दिन और रात बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो 21 मार्च को आपकी अर्थ इस जगह पे होती है, इन दोनों पोजीशंस को, ये चाहे इस पोजीशन को लगा लो चाहे ये 2 वाली पोजीशन लगा लो, इन दोनों को कहते हैं इक्विनॉक्स की पोजीशन। आज के दिन हर जगह नहीं, अर्थ के ऊपर जो आपका अर्थ का बिल्कुल सेंटर पड़ता है, ये पूरी अर्थ है, ये अर्थ का बिल्कुल सेंटर का हिस्सा हो गया। आज एग्जैक्टली 12 बजे सन यहां पे बिल्कुल सिर के ऊपर होगा, ठीक है। और इसके कारण आपकी सारी की सारी अर्थ के ऊपर ना सनलाइट आज के दिन बिल्कुल बराबर होती है, ठीक है। ऑब्वियसली दिन रात में थोड़ा सा फर्क तो ऊपर नीचे आएगा, पर जो अर्थ का बिल्कुल सेंटर होगा वहां पे 12 घंटे दिन 12 घंटे रात हो जाएगी, और बाकियों में रफली 12 घंटे दिन 12 घंटे रात 21 मार्च को वन ऑफ द डेट्स। इसके बाद सितंबर में जाके आएगा, 23 सितंबर को ये डेट आएगी, ठीक है। तो साल में 2 बार ही ऐसा होता है कि आपके दिन और रात बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। पता ही है विंटर्स में दिन छोटे होते हैं, अब समर्स में दिन बड़े होने शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा? 21 जून। उस दिन क्या मनाया जाता है इंडिया में, दुनिया में? अब इंटरनेशनल योगा डे। वो 21 जून इंटरनेशनल योगा डे इसलिए रखा गया क्योंकि उस दिन आपका सन हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सबसे बड़ा दिन होता है वो हमारे यहाँ पे। उसके बाद 22 जून ऑनवर्ड दिन फिर से छोटे होने शुरू हो जाते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से सबसे पहला करंट अफेयर मैंने सोचा आपको आज की डेट का ही बता दूं। चलो अब बाकी करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं और उनके बारे डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहला करंट अफेयर है नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। न्यूज का कंटेक्स्ट डायरेक्टली इंडिया से नहीं है, न्यूज का कंटेक्स्ट हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से है। तुम्हें पता है इस टाइम पाकिस्तान में क्या चल रहा है? सो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर इस टाइम ना बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिस्टरबेंस चल रही है। अगर आप आजकल पाकिस्तान की न्यूज या उससे रिलेटेड इंटरनेशनल न्यूज को भी ट्रेस करोगे ना, उसके अंदर आपको दिख जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर ना आपके जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, वो ना आजकल जगह जगह रैली कर रहे हैं, लोगों के अंदर जा जाके रैलीज कर रहे हैं। और रैलीज का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस क्या है, उनकी थोड़ी सी रैलीज कुछ लोगों को पाकिस्तान के अंदर गुस्सा दिला रही है। पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली सरकार सब कुछ कंट्रोल नहीं करती, वहां की आर्मी या उनकी जो सीक्रेट एजेंसी आईएसआई, वो है सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस। आजकल इमरान खान हर स्पीच में जाके, हर जगह जाके अपनी आर्मी बारे भी बोलने लगे हुए हैं। उनके जो सबसे हाईएस्ट चीफ हैं जनरल बाजवा, उनके बारे में बोलने बैठे हुए हैं, ठीक है। ऑपोजिशन लीडर्स बारे में बोलने बैठे हुए हैं। ऐसा क्या हुआ, क्या है पाकिस्तान के अंदर? बेसिकली
इनडायरेक्ट सोर्सेस से ये सारी न्यूज में खबर है कि आर्मी इमरान खान से तंग आ गई है और अब आर्मी इमरान खान को हटा देना चाहती है और उनकी जगह कोई और पपेट एज अ प्राइम मिनिस्टर, पपेट ही होते हैं ये सारे, उसे प्राइम मिनिस्टर में बिठा देना चाहती है। पर इमरान खान, बाकी प्राइम मिनिस्टर आज तक क्या हुए हैं, हमेशा जब भी आर्मी हटाना चाहते हैं वो हट जाते हैं। इमरान खान एक तरह से बगावत पे उतरा है कि मैं नहीं हटूंगा, मैं तो कुर्सी पे रहूंगा। तो इसी कारण वो जगह जगह रैली कर रहे हैं और इसी के चलते हुए उनकी पार्लियामेंट में उनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन, उनके ऑपोजिशन लीडर, तो उन्हें हटाने के लिए ये भी चल रहा है। अब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन इंडिया के कंटेक्स्ट में, हम इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे भी होता है, ये हर डेमोक्रेसी, हर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होता है, तो उसके मुताबिक हमारी पहले डेमोक्रेसी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझाता हूं और फिर उसके साथ में ये चीज जोड़ के बताता हूं। देखो, हमारे इंडिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है वो है आपकी पार्लियामेंट। तभी इंडिया अपने आप को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहता है। पार्लियामेंट सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी बनती है इंडिया के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पावर इन्हें ही देता है। पार्लियामेंट के अपने अंदर दो हाउसेज है, एक है आपका लोकसभा और एक है आपका राज्यसभा। देखो, पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो ऑब्वियसली सारा लेक्चर पॉलिटी में चला जाएगा। लोकसभा वो वाला हाउस है जिसे डायरेक्टली हम चुनते हैं। 2019 में लास्ट इलेक्शन हुए थे, तो यहाँ पे जितने भी एमपीज, दोनों हाउस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी जो वर्ड यूज होता है वो दोनों साइड के लिए होता है, लोकसभा के लिए भी राज्यसभा के लिए भी। कोई भी पर्सन जिसे हम एमपी जब रेफर करते हैं वो लोकसभा राज्यसभा दोनों साइड के उनके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लोकसभा के अंदर क्या है, ये डायरेक्टली इलेक्टेड लोग हैं, इंडिया के अलग अलग इलाकों में से ये चुन के आते हैं। जिस पार्टी के पास लोकसभा में मेजॉरिटी आती है, जिस पर्सन के पास लोकसभा में मेजॉरिटी होती है ना, वो बनता है प्राइम मिनिस्टर और वो बनाता है उसके बाद बाकियों को मंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए। तो उसके खुद भी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होता है और बाकियों को भी वही फिर मिनिस्टर बनाता है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डिफाइन किया हुआ है कि देखो, जिस पर्सन, किसी एक सिंगल व्यक्ति, तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उस पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर हो गया, नहीं तो कोई इंडिपेंडेंट है, कोई भी हो सकता है, जिसके पास लोकसभा में मेजॉरिटी है, यानी कि मेजॉरिटी होने का मतलब है लोकसभा में जितने लोग हैं, मतलब जितनी सीटें हैं उसका 50% प्लस 1, 50% बराबर हो जाता है, टाई हो जाता है। उससे बस एक व्यक्ति ज्यादा अगर उसे सपोर्ट करता है, एक पर्सन ज्यादा सपोर्ट करता है, वो इंसान प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। और जो इंसान प्राइम मिनिस्टर बन गया उसके बाद वो अपने बाकी मंत्री भी चुन सकता है। ठीक है, ये मिलके चलाते हैं सारी सरकार। पर ये जो सारे के सारे, ये सरकार, सारे मंत्री जो हैं, ये तब तक मंत्री रह सकते हैं जब तक इनके पास कहां की मेजॉरिटी है, लोकसभा की। तो अगर लोकसभा में 50% प्लस 1 की सपोर्ट नहीं रही, मतलब 50% से ज्यादा लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं, तो होता क्या है, सरकार गिराई भी जा सकती है। तो कई बार क्या होता है कि आपके अगर ऐसे कभी लगता है कि सरकार के पास अब ज्यादातर लोग लोकसभा में नहीं सपोर्ट करते उसे, लेट्स सपोज एक एग्जांपल मानते हैं, ये लोकसभा है, लोकसभा का पूरा हाउस है, लोकसभा के अंदर जिन्होंने सरकार बनाई पूरी बराबर बराबर सरकार ही बनाई, बस 52% इनके पास सीटें थी जिसके थ्रू इन्होंने सरकार बनाई हुई थी। ऑपोजिशन ने क्या किया, कुछ एमपीज को अपनी साइड कर लिया, खरीद लिया, या जैसे मर्जी उन्हें बोल दिया रिजाइन कर दो, जिस मर्जी तरीके से। अब क्या हो गया है, वोटिंग परसेंटेज चेंज होके 52% यहां पे हो गई है और यहां पे क्या रह गई है, 48%। ठीक है, ये अलग पेन से लिख दो, 48। अब अगर ऑपोजिशन के लीडर्स को पता है कि देखो कि इनकी सरकार, ओरिजिनली गवर्नमेंट इन्होंने बनाई हुई थी जब इनके पास 52% सीटें थी, यहां तक थे, ठीक है, पर अब इन्होंने कुछ एमपीज को खरीद लिया या उन्हें रिजाइन करने को बोल दिया, जैसे मर्जी, मतलब अब वो उसके पार्ट नहीं रहे हैं। अब उन्हें पता है कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है,
वो क्या करेंगे, लोकसभा को जो हेड करता है, जो देखा होगा लोकसभा का जब सेशन चल रहा होता है, एक ऊपर बंदा बैठा होता है ना टॉप पे, उसे कहते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ये लोग स्पीकर के पास जाते हैं, स्पीकर के पास जाके स्पीकर को कहते हैं कि सर हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है कि सरकार को आप पे यकीन नहीं, मतलब लोकसभा को अब जो सरकार है उनके ऊपर यकीन नहीं है, उनके ऊपर विश्वास नहीं है कि इनके ऊपर एक्चुअली, मतलब इनके पास लोकसभा की एक्चुअली मेजॉरिटी है। तो स्पीकर एक डेट देगा कि लेट्स सपोज आज से 5 दिन बाद आप मोशन इंट्रोड्यूस करके देखिए। 5 दिन बाद क्या होगा, सारे लोकसभा के मेंबर्स को बुलाया जाएगा, वोट डलवाई जाएगी। अगर वोट में गवर्नमेंट जीत गई तो गवर्नमेंट बनी रहेगी, ये प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुर्सी पे बैठे रहेंगे। अगर उन्होंने 50% + 1 वोट हासिल करने का किस तरीके से जुगाड़ बिठा लिया। अगर उनके पास मेजॉरिटी ना हुई और मेजॉरिटी लोगों ने उनके खिलाफ वोट डाल दिया, उन्हें सबको रिजाइन करना पड़ता है और आपकी सरकार गिर जाती है। फिर यहां तो कोई और जिसे लगता है मेरे पास मेजॉरिटी आ गई है वो सरकार बना सकता है। अगर कोई भी सरकार नहीं बना सकता तो आपके इलेक्शन दोबारा से अनाउंस हो जाते हैं कि अब दोबारा से इलेक्शन। ठीक है, क्लियर है? तो नो कॉन्फिडेंस मोशन इस तरीके से काम करता है कि आपके सरकार के पास लोकसभा की सपोर्ट है या नहीं है उसे डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, इस तरीके से लोकसभा के अंदर, लोकसभा ही क्यों, मैंने हाउस तो 2 बनाए थे, राज्यसभा क्यों नहीं? क्योंकि राज्यसभा को लोग डायरेक्टली नहीं चुनते। एज सिटीजन ऑफ इंडिया हम सिर्फ लोकसभा को चुनते हैं, राज्यसभा के कभी आप अपनी मेमोरी में याद करके देख लो, नहीं तो आज से आगे देख लेना, आप कभी सुनोगे भी नहीं राज्यसभा के इलेक्शन कब हो जाते हैं, क्योंकि हमारी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है। राज्यसभा का जो सिस्टम बनाया गया है, बेसिकली हर स्टेट के अंदर हम एमएलए चुनते हैं, एमएलए वोट डालते होते हैं कि राज्यसभा में किसे भेजना है। तो इसी कारण हमें पता नहीं चलता, हर स्टेट को सीटें बांटी हुई है राज्यसभा में और उसके मुताबिक आपके एमएलए वोट डालकर उन्हें भेजते हैं। वो पॉलिटी में हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर करंट अफेयर के कंटेक्स्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए सिर्फ उधर वाला हाउस के लोकसभा, क्योंकि लोगों द्वारा चुना गया है इसलिए पूरी सरकार चलाने वाले लोगों को उस हाउस को रिस्पॉन्सिबल बनाया हुआ है कि सारे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल जितने मंत्री हैं वो सारे लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल हैं। रिस्पॉन्सिबल इस सेंस में कि अगर वो कोई भी ऐसा फैसला ले रहे होंगे और लोकसभा को लगेगा ये गलत है, लोकसभा चाहे उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके उन्हें गद्दी से ही हटा दे। ठीक है, तो ये पावर होती है। क्लियर है? आज तक इंडिया में देखो सबसे पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन आचार्य कृपलानी ने इंट्रोड्यूस किया था जब आपकी इंडो चाइना वॉर हुई थी। चाइना वॉर को साइनो भी बोलते हैं, ठीक है, इंडो चाइना वॉर को साइनो, साइनो वर्ड चाइना के लिए भी यूज किया जाता है। तो साइनो इंडियन वॉर, तो आपके अगस्त 1963 में जब वो वॉर खत्म हुई थी और इंडिया के लिए बहुत ही डिजास्ट्रस रिजल्ट हुआ था कि हमारे इतने सोल्जर मारे गए, हमारी इतनी जमीन हमसे चली गई, वो सब कुछ, उसके चलते हुए आपके आचार्य कृपलानी ने जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ सबसे पहला मोशन इंट्रोड्यूस किया था कि अब लोकसभा को भरोसा नहीं रहा आपकी सरकार को। वो पास नहीं हुआ वो अलग बात है, पर एक बारी मोशन जरूर आया था। आज तक सबसे ज्यादा मोशन आए हैं इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 मोशन उनके पूरे टेन्योर में नो कॉन्फिडेंस के आए हैं। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री और पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ 3, मोरारजी देसाई के खिलाफ 2 और जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ 1 बार। ठीक है, सी नरेंद्र मोदी का केस क्यों यूनिक है और राजीव गांधी का भी सेम केस ही, इन दोनों के पास मेजॉरिटी बहुत बड़ी है। इनके पास ये प्रॉब्लम नहीं है कि 50% + 1 कहीं तोड़ जोड़ के सीटें जोड़ी हुई हैं। राजीव गांधी भी जब कुर्सी पे बैठे हुए थे और अब जब नरेंद्र मोदी बैठे हुए, इनके पास मेजॉरिटी बहुत बड़ी है। यहां पे फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन, जब बीजेपी के पास अभी तुम्हें पता है इतनी ज्यादा सीटें हैं, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का फायदा क्या है? बेसिकली होता क्या है कि कई बारी तुम्हें भी पता है कि सरकार नहीं हटेगी,
पर नो कॉन्फिडेंस मोशन ना एक तरीके से सरकार के खिलाफ क्रिटिसिज्म हाईलाइट करने का तरीका होता है कि आपकी ऑपोजिशन खुश नहीं है सरकार से या लोग खुश नहीं है सरकार से, तो इसलिए ऑपोजिशन कई बार इंट्रोड्यूस कर देती है ताकि न्यूज में हाईलाइट होगा जगह जगह। हाँ जी, बीजेपी का पर्सन की वोट इन द फेवर ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो डिफेक्शन में आएगा। अगर विप नहीं जारी हुई तो देखो अब दो सिनेरियोज हैं, एक तो है कि सरकार ही गिर गई, फिर तो अच्छा बच गई, तुम ये कह रहे हो। देखो फिर भी उसके खिलाफ एंटी डिफेक्शन का हो सकता है, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहली बात तो चलो तुमने एक्सट्रीम एग्जांपल, पहली बात तो हमेशा ऐसी चीजों में विप जारी होती है। दूसरी चीज में तब भी तुम अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लाइन के खिलाफ नहीं जा सकते, ठीक है। तो आपका एक कानून एग्जिस्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। ये पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी एमपीज चुन के आए ना उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी ने जैसे वोट डालने का सोचा है आप उसी तरीके से वोट डालोगे, नहीं तो आपकी गद्दी कैंसिल की जा सकती है, आप जो एमपी इलेक्ट हुए हो आपकी सीट कैंसिल की जा सकती है, ठीक है। वो एंटी डिफेक्शन का लॉ, क्लियर है। सेकंड है विदंतिखल बर्ड सेंचुरी। विदंतिखल बर्ड सेंचुरी जो है ये 30 हेक्टेयर यानी कि 74 एकड़ की प्रॉपर्टी है एक तमिलनाडु के अंदर, जहां पे बहुत सारी बर्ड्स आते हैं यहाँ पे। तो ये बर्ड सेंचुरी के तौर पे मशहूर है कि अगर आप एज अ बर्ड लवर और बर्ड्स देखना चाहते हो अलग अलग टाइप की तो यहाँ जाके देख सकते हो। विदंतिखल एक और चीज के लिए बहुत ज्यादा यूनिक है, देखो यहाँ पे ना सरकार से ज्यादा लोगों का इनिशिएटिव था ये यहाँ पे बर्ड्स को बचाने का। यहाँ पे पुराने टाइम से, एंशियंट टाइम से कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है कि कब से लोगों ने इस एरिया को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था कि यहाँ पे बर्ड्स आती हैं यहाँ पे रहती हैं तो हम इसे बचा के रखेंगे। विदंतिखल जो नाम आया है इस पूरी बर्ड सेंचुरी के बीचों बीच लेक है, तो इस तरीके से वो लेक का एरिया, क्योंकि बर्ड्स लेक में भी आके रुकती हैं, जो क्रेन जैसी बर्ड्स होती हैं उसके आसपास, उसके बाद फिशिंग भी वो करती हैं, उसके बाद बड़े बड़े पेड़ उनके ऊपर भी वो अपनी नेस्टिंग करती हैं, तो ये एरिया बर्ड से भरा हुआ है, ठीक है। तो ओल्डेस्ट वाटर बर्ड सेंचुरी है ये इंडिया की, इसीलिए क्योंकि इसे पता नहीं कितने ही टाइम से बचा के रखा हुआ है, लोकल्स ने भी, गवर्नमेंट ने भी, इसीलिए सबसे वन ऑफ द अर्लीस्ट रिकॉग्निशन इसे मिला क्योंकि वहां के लोकल कल्चर ही ऐसा था। तो यहाँ पे 40,000 से ज्यादा वैरायटी की बर्ड्स एग्जिस्ट करती है। देखो ज्यादा कोई बड़ा एरिया नहीं है, 74 एकड़ का एरिया, पर उसके अंदर 40,000 वैरायटी की बर्ड्स एग्जिस्ट करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब आज का बेसिकली न्यूज एक क्यों आपके वो एक सिग्निफिकेंस की बनी है, आपकी जो सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, सन फार्मा आपने सुना होगा, आपकी एक फार्मास्यूटिकल ब्रांड है, दवाइयां बनाते हैं ये भी, इनकी फैक्ट्री को परमिशन मिल गई है इसके बिल्कुल इससे 3 किलोमीटर दूर लगाने। अगर आप किसी एरिया से निकलते हो जहां पे आपकी फार्मा इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती है ना, कभी आप अपनी गाड़ी का शीशा डाउन करके देखना, बुरी तरीके से वहां पे केमिकल्स की स्मेल फैली पड़ी होती है। तो ये एक कंसर्न है यहाँ पे कि अगर जब फार्मास्यूटिकल कंपनी यहाँ पे आसपास खुलेंगी तो यहाँ पे बर्ड्स भी ना मरने लग जाएं, आपके पेड़ों पे असर, पानी के अंदर केमिकल मिक्स होंगे तो ऑब्वियसली बर्ड्स की डेथ बढ़ सकती है। पर अभी के लिए क्लियरेंस मिल गई है और इसलिए हमारा करंट अफेयर भी बन गया। हाँ नहीं, ये चीज की तो परमिशन भेजी थी,
होता क्या है, जब तुम ऐसे किसी बहुत ही क्लोज एरिया में होता है तो हर बारी परमिशन तो तब भी लेनी पड़ती है ना, एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने परमिशन दी है तो उनके एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी के पास गई थी, ये डायरेक्ट क्लियरेंस नहीं हुई है, ये कमिटी के पास गई, कमिटी से अप्रूव हुआ है कि हाँ ठीक है प्रोजेक्ट को अलाउ किया जाए। पर वही बात है, जो ये प्रोजेक्ट अलाउ किया गया है वहां के लोकल शायद इससे खुश ना हो, ठीक है, क्योंकि वो इस चीज को बहुत ज्यादा फेवर करते हैं, ठीक है। अब ये एक टाइम पे हंटिंग स्पॉट भी बहुत बड़ा रहा है 18वीं सेंचुरी तक, पर उसके बाद से लोगों ने इसे बहुत बचा के रखा हुआ है। क्लियर है। अगला आपका जो करंट अफेयर है वो है स्पेशल स्टेटस ऑफ दिल्ली के बारे में। अब दिल्ली का स्पेशल स्टेटस क्या है? देखो, दिल्ली को हम यूनियन टेरिटरी भी कहते हैं, पर दिल्ली को एक तरह से सेमी स्टेट भी कह सकते हो तुम। क्यों? एक स्टेट के अंदर कैसी सरकार एग्जिस्ट करती होती है? देखो, पहली बात तो दिल्ली को काफी टाइम से दिल्ली की डिमांड है कि हमें एक पूरा स्टेटहुड का, एक स्टेट का दर्जा दे दिया जाए। वो ये डिमांड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे आबादी 2 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, हमें अपने खुद के एक कानून खुद चलाने दिए जाए। मतलब अगर कंटेक्स्ट में देखोगे, पंजाब या हरियाणा जो पास में स्टेट्स हैं, या हिमाचल लगा लो, पंजाब की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, हिमाचल की 2 करोड़ से भी कम है, सो हरियाणा की भी ऑलमोस्ट 2 करोड़ से थोड़ी सी कम है। तो ये तो पॉपुलेशन के हमारे आसपास स्टेटस है। तो हम आसपास की स्टेट्स में जब 2 करोड़ पॉपुलेशन के लिए एक स्टेट कह रहे हैं, तो यहाँ पे इतने कम रीजन में जब इतने ज्यादा लोग रह रहे हैं, उनके लिए स्टेटहुड क्यों नहीं है? उसे स्टेटहुड ना देने का कारण ये है क्योंकि वो इंडिया के कैपिटल की सीट भी वही है। देखो, किसी भी देश में जहां पे भी कैपिटल होती है ना, जैसे आपके अमेरिका में लगा लो वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, वॉशिंगटन के पूरे एरिया में जो डीसी का एरिया है उसे डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया का वॉशिंगटन डीसी जो पूरा हो गया, वहां पे भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा से है। जैसे एक कानून आपके वहां पे एग्जिस्ट करता है कि कोई भी जो वॉशिंगटन डीसी का एरिया है, वहां पे कोई भी बिल्डिंग आपके व्हाइट हाउस से लंबी नहीं हो सकती, तो सारी बिल्डिंग व्हाइट हाउस से छोटी ही है वहां पे। तो अमेरिका जहां पे स्काई स्क्रैपर्स बहुत कॉमन है, वॉशिंगटन डीसी के एरिया में नहीं है, क्योंकि हाइट फिक्स होगी ना कि इससे ऊपर बिल्डिंग जा ही नहीं सकती, कि वो सबसे ऊपर दिखनी ही चाहिए, इस कारण। अब वैसे ही इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि देखो, दिल्ली जब बात आती है कि इंडिया की कैपिटल है, हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट डायरेक्टली पड़ता है, इसकी सिक्योरिटी में हमारा इंटरेस्ट है, यहाँ पे कैसी डेवलपमेंट हो रही है उसके अंदर भी हमारा डायरेक्ट इंटरेस्ट रहना चाहिए। इसीलिए इसे जो स्टेटस मिला हुआ है वो यूनियन टेरिटरी, सेंटर, यूनियन का मतलब होता है सेंटर की टेरिटरी, यूटी का स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है। पर ये 2 करोड़ की पॉपुलेशन को रिकॉग्नाइज करते हुए यहां पे आपकी गवर्नमेंट क्रिएट जरूर करने दी गई। देखो, एक कंटेक्स्ट में अगर कंपेयर करोगे, जैसे चंडीगढ़ भी एक यूटी है, पर चंडीगढ़ में अपनी खुद की डायरेक्ट गवर्नमेंट नहीं एग्जिस्ट करती। डायरेक्ट गवर्नमेंट क्या होता है कि तुम हर स्टेट के अंदर, सरकारों की बात करते हैं, हर स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेचर लगा लो, ये स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन जो जीतता है वो चीफ मिनिस्टर बनता है, और फिर वो अपने बाकी मंत्रियों को इलेक्ट करता है। तो एक पूरा का पूरा स्टेट्स के अंदर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं। जैसे मैंने आपको लोकसभा बताया, वैसे ही सेम हर स्टेट के अंदर होता है, जिसने ज्यादा सीटें जीती वो फिर फाइनली आपकी गवर्नमेंट बनाएगा। अभी आपके पंजाब, यूपी, मणिपुर हर जगह इलेक्शन होके हटे हैं, उत्तराखंड, गोवा, ये सारी जगह यही हुआ है, जिस जिस पार्टी ने जितनी सीटें जीती उनका सबसे पहले, अगर तुमने देखा होगा, सबसे पहले चीफ मिनिस्टर बना, चीफ मिनिस्टर बना, चीफ मिनिस्टर ने ओथ ली, उसके बाद कुछ दिनों बाद बाकी सारे मंत्री बने, क्योंकि चीफ मिनिस्टर बाकी मंत्रियों को चुनता है, ठीक है, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से कहता है कि प्राइम मिनिस्टर भी इसी तरीके से बनता है, चीफ मिनिस्टर भी स्टेट्स के अंदर इसी तरीके से बनता है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, इस सेम सिस्टम को आपके दिल्ली के अंदर भी अलाउ कर दिया गया कि आपकी हर जगह से एमएलए दिल्ली के अंदर भी इलेक्ट होंगे, वहां से भी एक चीफ मिनिस्टर बनेगा और उसके मिनिस्टर बनेगा, पर इनके पास कितनी पावर्स होंगी उसके ऊपर ना थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस है।
क्योंकि सेंटर भी इंटरेस्टेड है। तो सेंटर देखो, हर स्टेट के अंदर आप देखते हो गवर्नर होता है, दिल्ली के अंदर एक थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल ऑफिसर बनाया हुआ है लेफ्टिनेंट गवर्नर। आपके दिल्ली की गवर्नमेंट, जब वर्ड यूज किया जाता है दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट की ना डेफिनेशन 2021 में पिछले साल चेंज की गई है, क्योंकि आपके आम आदमी पार्टी और सेंटर में बीजेपी है, तो ऑब्वियसली लेफ्टिनेंट गवर्नर बीजेपी ने अपॉइंट किया होगा। तो दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होगी, दिल्ली एक है। तो यहां पे अब क्या है, पावर का टसल छिड़ जाता है कि सेंटर कानून बनाएगी या स्टेट बनाएगी। सेंटर के बिहाफ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठा हुआ है जो सेंटर को हर मामला रेफर कर सकता है, और स्टेट कहती है, मतलब चीफ मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर कहते हैं कि हमें बनाने दो, हमें चलाने दो। तो लास्ट ईयर आपके सेंटर पार्लियामेंट ने कानून पास करके ये डिक्लेयर कर दिया कि दिल्ली गवर्नमेंट का मतलब होगा गवर्नमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि हर मामले में फाइनल से हमेशा लेफ्टिनेंट गवर्नर का होगा। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर किसी कानून को मना कर देता है तो कानून वहीं रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेंटर का से उन्होंने कहा ज्यादा बड़ा रहना चाहिए। अब इसी के चलते हुए दिल्ली को 3 पावर्स कभी दी ही नहीं। देखो ये जो दिल्ली का पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया था ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 69th अमेंडमेंट 1992 में करके बनाया गया था। इसके चलते हुए दिल्ली के लिए 2 कानून बना, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए, आर्टिकल 239AA, आर्टिकल 239AB। इसमें यही एक बात जो है 239AA जो उसमें है कि 3 चीजें आपकी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर कभी भी नहीं होंगी, ये सेंटर के अंडर ही होंगी। पब्लिक ऑर्डर कैसे मैनेज करना है, यानी कि पूरी सिक्योरिटी सिचुएशन, लैंड कैसे मैनेज करना है, और पुलिस कैसे मैनेज करनी है। ये तीनों चीजें आपकी सेंटर की गवर्नमेंट देखेगी कि किस तरीके से करना है, ठीक है। ये कहां से, आज क्या न्यूज थी जहां से ये इनडायरेक्टली, देखो होता क्या है, पेपर में ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली हम न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं एग्जैक्टली वही चीज आती है। क्लासेस का यही फायदा है आपको ये बताने का कि एक्चुअली जो पेपर में लिखा है, न्यूज़पेपर में लिखा है, जरूरी नहीं है कि वही है। सो न्यूज़पेपर में इस चीज की न्यूज थी कि दिल्ली एक और पार्लियामेंट कानून मॉडिफाई करने लगी है, जिसके अंदर जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है दिल्ली की, वो मैं बताता हूं आपको क्या है। उसके अंदर सेंटर अपना से और ज्यादा बढ़ा रही है। अब लैंड पूलिंग पॉलिसी क्या है, देखो अगर तुम दिल्ली एज अ होल शहर देखोगे ना, दिल्ली शहर बहुत पुराना है, ठीक है, पता ही है कितने सालों से एग्जिस्ट करता है, ठीक है, 1000 साल से ज्यादा पुराना है। उसके कारण दिल्ली के अपने आप के अंदर ही ना बहुत सारे विलेजेस है, गांव ही गांव दिल्ली के अंदर बसे हुए हैं, छोटे छोटे गांव जगह जगह बसे हुए हैं। सेंटर गवर्नमेंट अब ओवरऑल ओवर द टाइम, अगर आप रिसेंट टाइम में चांदनी चौक ये सारी जगहों पे गए होंगे, आपने देखा होगा कि दिल्ली अपना धीरे धीरे रूप बदल रहा है, ठीक है। चांदनी चौक की जैसे जो पूरी स्ट्रीट है वो बदल के रख दी है, वो पूरी मॉडर्न स्ट्रीट बना दी गई है, ठीक है। वो है कुछ ही गलियां जो मॉडिफाई की गई हैं, पर वो धीरे धीरे सारे दिल्ली की तरफ फैलाने की कोशिश है कि दिल्ली को एक मॉडर्न शहर बनाया जाए। दुनिया की कैपिटल तो है ही ना इंडिया की, और दुनिया इंडिया को सुपर पावर दिखना है तो दिल्ली को तो अच्छा दिखना पड़ेगा। तो इसके चलते हुए गवर्नमेंट धीरे धीरे सारे एरियाज को, पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़ के नया एरिया देना चाहती है, मतलब नया लैंड एरिया, और उनके ऊपर ही कंस्ट्रक्शंस कर करके ओपन स्पेस गलियां सब कुछ बनाना चाहती है लॉन्ग टर्म में। पर ये जो सारा का सारा प्लान है, उसके लिए लोगों की प्रॉपर्टी भी तो खरीदनी पड़ेगी, है ना। मतलब एक बारी लोगों को प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं है बेसिकली, क्योंकि लोगों को ये बोला जा रहा है कि आपको सेम प्रॉपर्टी, सेम साइज की प्रॉपर्टी दे दी जाएगी, बस ये गली को खुला करते। या तो अगर आपके लेट्स सपोज एक सिंगल फ्लोर ही था आपकी ओनरशिप, आपकी बिल्डिंग्स ऊंची कर दी जाएंगी, आपको फ्लोर तब भी मिल जाएगा, ठीक है। कहीं ना किसी तरीके से आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा, या कोई नियरेस्ट खाली एरिया है वहां पे आपको जमीन दे दी जाएगी, कुछ भी। ये जो सारी की सारी चीज है, ये दिल्ली की लैंड पूलिंग पॉलिसी इसके लिए बनाई गई है कि अगर एक पूरा का पूरा एरिया है, उसे अगर चेंज करना है, गवर्नमेंट क्या करती है, अपने किसी ना किसी ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाती है कि सारे घरों से के बताओ कि यहाँ पे रीडेवलपमेंट होनी है, तो आप अपनी परमिशन साइन करके दे दो कि इस एरिया को तोड़ के नया बना दो। तो पहली बात तो परमिशन, इस चीज का चेंज किया गया है कि अब सारे लोगों को परमिशन देने की जरूरत नहीं है। अगर 70% लोगों ने परमिशन दे दी
30% का कंसिडर अपने आप ऑटो परमिशन होगी अगर 70% लोगों ने परमिशन दे दी। दूसरी चीज है, एक गवर्नमेंट ने अपने पास, तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और पावर ले ली है कि लेट्स सपोज किसी कंटेक्स्ट में अभी 70% का अचीव भी नहीं हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट तब भी कह सकती है कि अब सबके लिए मैंडेटरी हो गया है साइन करना, और सबको साइन करना ही पड़ेगा। तो किसी ना कान ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, आपके दिल्ली को रीशेप करने का यही गवर्नमेंट का प्लान है। मतलब ठीक है, गवर्नमेंट के अपने आप में कोई बुरी चीज भी नहीं है आपको, जैसे नई स्ट्रीट जो बना दी गई है, तो पहले से बेहतर, ऑब्वियसली आबादी का असर तो हमेशा रहता है, दिखा देता हूं ऊपर से। ये देखो, अब ये बीच में जो स्ट्रीट्स हैं, पहले जितनी गलियां थी पूरी गली को ओपन कर दिया गया है, गाड़ियां बैन कर दी गई हैं, पब्लिक स्पेस एज अ वॉकिंग एरिया बना दिया गया है, सिर्फ रिक्शाज अलाउड है, ठीक है। तो इसके आसपास प्रॉपर ये ब्रिक स्टाइल वो सब कुछ, तो दिल्ली के सारे एरियाज को धीरे धीरे, अभी तो सिर्फ एक ही ऐसी गली मेन है, ठीक है, और थोड़ी बहुत ही साइड साइड की गलियां की गई हैं जो मेजर मेजर थी, पर धीरे धीरे, क्योंकि प्रोजेक्ट अपने आप में महंगा भी बहुत है, धीरे धीरे गवर्नमेंट का प्लान है इस सारी चीज को इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है। तो इसी देखो यहाँ पे अब दिल्ली के स्टेटस में देखो, लैंड की जो पॉलिसी है ये आपकी तभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो न्यूज का कंटेक्स्ट कुछ और हो सकता है, न्यूज का कंटेक्स्ट में तो इन कानून या इनकी कोई बात नहीं की गई है, पर यहाँ पे बात तो ये की गई है ना कि लैंड पूलिंग पॉलिसी है, दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट के पास पावर क्यों है, ठीक है, वहां की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर क्यों नहीं है, उसका कारण जानने के लिए पीछे का क्वेश्चन बनेगा तो यहां से बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट कंटेक्स्ट पता होना चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्पैरो डे। कल 20 मार्च को आपका वर्ल्ड स्पैरो डे भी था, ठीक है। देखो स्पैरो जो जो आपकी चिड़ी कह देते हो, वो आपकी बहुत ही कॉमन बर्ड है, सारी दुनिया में, ऑलमोस्ट सारी दुनिया में पाई जाती है, कुछ कंट्रीज को छोड़ के, चाइना, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये वाले एरिया को छोड़ के, फिर जापान, ऑस्ट्रेलिया, साइबेरिया, इन एरियाज को छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट सारे इंडिया, सारी दुनिया में स्पैरो पाई जाती है। अब स्पैरो पर धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि पोल्यूशन के कारण, या शहर जो बनते जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण, या जो वो चीजें खाती हैं उनकी कमी के कारण, इकोलॉजिकल रिसोर्सेज, रहने की जगहें, पेड़ अगर कम होते जाएंगे तो अपने आप उनकी पॉपुलेशन खत्म होती जा रही है, गिरती जा रही है, ठीक है। अब इसके कारण क्या हो रहा है, दुनिया में एक अवेयरनेस फैलाने के लिए ना, जिनकी ऐसी पॉपुलेशन गिरती जा रही है उनके लिए ऐसे डेज बनाए जाते हैं। तो 2010 से ये दिन मनाया जाता है हर 20 मार्च को, वर्ल्ड स्पैरो डे। अब पेपर में आपको क्या क्वेश्चन आता है, देखो एक तो ये डेट पूछी जा सकती है कि वर्ल्ड स्पैरो डे किस दिन मनाया जाता है। दूसरा जो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ना, वो ये आता होता है कि इस साल जैसे कि वर्ल्ड स्पैरो डे का थीम क्या था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता होता है वर्ल्ड स्पैरो डे 2022 का थीम क्या था। थीम का मतलब है इस साल हम क्या चीज के ऊपर अवेयरनेस या फोकस बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके चारों डिबेट्स भी वो लोग करते होंगे, जहां जहां उन्होंने ऑर्गेनाइज की होंगी मीटिंग्स, सब कुछ। इस साल का था मॉनिटर द स्पैरोज एंड अदर कॉमन बर्ड्स। तो ये जो थीम है, ये 4 ऐसे ऑप्शन बना के लिखे होते हैं। ये जो स्पैरो वाला है, स्पैरो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर पेपर में यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है और पंजाब में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अलग अलग सालों में आया था, पर स्पैरो के, वर्ल्ड स्पैरो डे की थीम के ऊपर ही दोनों जगहों पे क्वेश्चन आ चुका है। तो ये थीम याद करने इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यूपीएससी में आई थिंक 2014 में आया था, और पंजाब में 2015 में, उससे अगले साल आया था, 15 या 18, एक किसी एक साल में आया था, उसके बाद आया था, पर आया था। तो बाकी स्टेट्स में भी आ सकता है, तो आपको याद रखना जरूरी है।
अब आपके कुछ नेशनल पार्क्स जो और भी आज पेपर में थे, आज काफी ज्यादा एनवायरनमेंट से भरा हुआ था पेपर। मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क और कियोलाडो नेशनल पार्क। मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क का पुराना नाम है राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नाम से हटा दिया गया है और मुकुंदरा नेशनल पार्क अब इसका नाम हो गया। ठीक है, मुकुंदरा नेशनल पार्क, ये मैं आपको ऊपर उसके बाद न्यूज क्या थी वो फिर बताता हूँ। ये आपके राजस्थान में लोकेटेड है। ठीक है, 2004 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ये सारी आपकी सेंचुरीज को, जवाहर, दरा और चंबल सेंचुरी को जोड़ के, 3 जंगल की सेंचुरीज को जोड़ के, देखो नेशनल पार्क ज्यादा बड़ी चीज होती है, तो 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो आसपास पड़ती थी, इन तीनों को जोड़ के एक नेशनल पार्क कॉमन बना दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं। ड्राई डेसिडुअस कौन से होते हैं? अभी आपने देखा होगा आजकल तो ये वैसे भी देखो, आपके पेड़ जो पत्ते गिर देते हैं ना, एक सीजन में एक सीजन ऐसा आता है ना, अब तो खैर वापस आने लगे हैं सारे पत्ते, एक बीच में फेज ऐसा आता है ना जब सारे पत्ते ही, सारे पेड़ ही ऐसे हो जाते हैं बिना पत्तों के, बिल्कुल ही सारे पत्ते झड़ जाते हैं। उन पत्तों, उन पेड़ों को कहते हैं ड्राई डेसिडुअस, जो साल में एक बार ही सारे पेड़ अपने पत्ते गिराते हैं, उन्हें डेसिडुअस पेड़ कहते हैं, जब सारे के सारे एक साथ गिराते हैं। तो यहाँ पे ऐसा जंगल है, तो उस तरीके से क्लियर है। अब इसके अंदर से 4 नदियां भी फ्लो करती हैं, चंबल, काली, आहू और रमजान। ये आपकी 4 रिवर्स के नाम है। देखो ये क्वेश्चन ना यूपीएससी में ज्यादातर आते हैं। यूपीएससी ना नेशनल पार्क्स के बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन कई बार पूछने लग जाता है। आपको ये क्वेश्चन पूछने लग जाएगा कि कौन से रिवर्स, आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा मुकुंदरा, मतलब आपको जगह गेस करने को बोलेगा। तो ऊपर ऐसे पहले 3 को स्टेटमेंट दे देगा। 3 स्टेटमेंट में क्या होगा कि यहां पे आपके ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, यहां पे चंबल और रमजान जैसे रिवर्स इसके अंदर से फ्लो करती हैं, और एक आधी और यहां से स्टेटमेंट बना देगा, और फिर कहेगा कि ये कौन सा नेशनल पार्क है, गेस कर। तो इस कारण हमें नेशनल पार्क के, इसी कारण ये यहाँ पे ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। देखो तुम्हारे करंट अफेयर के जो डेली पीडीएफ है, उसके बाद जो फाइल है, ये ऑलरेडी नोट्स है, तो मैं इससे शॉर्ट और कुछ बनाने की जरूरत नहीं, पर यहाँ पे इन चीजों को डिटेल में पढ़ना। ठीक है, तो वो मेहनत ऑलरेडी कर दी गई है। अगला है कियोलाडो नेशनल पार्क। कियोलाडो नेशनल पार्क का पुराना नाम था भरतपुर बर्ड सेंचुरी। जब ये एक ओरिजिनली एक रजवाड़ा जगह थी, राजाओं की जगह थी। भरतपुर आपका किंगडम था एक टाइम पे। ठीक है, तो ओरिजिनली ये राजाओं ने ही बनवाया था। यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा, तो यहाँ पे ओरिजिनली ये राजाओं ने ही बनवाया था, बाद में ये प्रिंसली स्टेट ऑफ भरतपुर। तो यहाँ पे महाराजा सूरजमल, इन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे ना नेचुरली आपके थोड़ा सा डिप्रेशन का एरिया था। डिप्रेशन का मतलब है अर्थ थोड़ी सी नीचे को, जैसे खड्डा हुआ हो, अर्थ में नेचुरली एक खड्डा सा एग्जिस्ट करता था। महाराजा सूरजमल ने क्या किया, यहाँ पे जो आसपास 2 रिवर थी, गंभीर और बाणगंगा, उन दोनों नदियों को यहाँ पे मुड़वा दिया कि वो यहाँ पे एक लेक क्रिएट कर दें, कियोलाडो लेक बना दी गई। ठीक है, या भरतपुर लेक जिसको ओरिजिनली उसका वो नाम था। ठीक है, तो दोनों नदियों से पानी आ गया, लेक बन गई। अब लेक बनने के कारण क्या हुआ, जो आसपास बर्ड्स हैं वो और ज्यादा आने लगे, जानवर आने लगे, तो धीरे धीरे ये एरिया एज अ नेचुरल वाइल्ड लाइफ का एरिया बन गया। उन्होंने ओरिजिनली ये इसलिए बनाया था क्योंकि वो यहाँ पे हंटिंग जाते होते थे, शिकार करने के लिए पास में एरिया बन गया। बाद में ब्रिटिश ने भी इसे अब हंटिंग के तौर पे यूज किया, पर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद से हमने इसे प्रोटेक्टेड एरिया 1971 में जाके डिक्लेयर किया। 1971 तक भी राजे को अलाउड था यहाँ पे हंटिंग करना। 71 में इसे प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया गया और उसके बाद यहाँ पे हंटिंग बंद कर दी गई। क्लियर है? अब करंट अफेयर क्या है, आपके कियोलाडो नेशनल पार्क से ना कुछ हिरन पकड़ के उन्हें मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व में भेजा जा रहा है। हिरन ही क्यों, आपके डियर ही क्यों?
देखो डियर आपका फेवरेट खाना है टाइगर का। अगर आपको टाइगर को बचाना है, सबसे पहले तो आपको हिरन को बचाना पड़ेगा, क्योंकि वो खाते ही वो है। और जहां पे उनकी आबादी अगर कम होगी वहां पे वो मरने शुरू हो जाएंगे। तो मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व में ना आपके हिरन कम हो गए हैं, क्योलाडो में उनकी आबादी बहुत है। तो हम क्या कर रहे हैं, हिरनों को पकड़ पकड़ के मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व में लेके जा रहे हैं, तो वहां पे हिरन हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्लान क्या है, देखो मुकुंदरा में अभी टाइगर भी कम है। यहाँ पे ना 2019 में 2 टाइगर मर गए थे यहाँ पे, तो इस कारण 2 टाइगर भी यहाँ पे शिफ्ट किए जा रहे हैं, एक और राजस्थान में। ये दोनों भी राजस्थान में है, क्योलाडो भी और मुकुंदरा। एक तीसरा एक और नेशनल पार्क है, वो है आपका रणथंबोर नेशनल पार्क। रणथंबोर से 2 टाइगर यहाँ पे शिफ्ट किए जा रहे हैं। अब अगर टाइगर्स की आबादी तुम बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली वो और ज्यादा हिरन खाएंगे। तो इस कारण हम पहले से उन्हें लाने से पहले हम यहाँ पे हिरन ला रहे हैं। हिरन यहाँ पे ब्रीड करेंगे और बढ़ेंगे। फिर कुछ महीनों बाद हम जब टाइगर्स लेके आएंगे, ये यूज टू हो जाएंगे और टाइगर्स को खाना आराम से मिल पाएगा। ठीक है, तो आपके राजस्थान के अंदर अंदर ये सारी सर्कुलेशन होगी। अब हिरन को पकड़ने के लिए आपको ना एक पेपर में ये पूछा जा सकता है, अफ्रीकास बोम्बा टेक्निक क्या है। ये ना जानवर पकड़ने की, हिरन जैसे जानवर या किसी भी जानवर को पकड़ना है, खासकर हिरन जैसे जानवर को, उसे पकड़ने की एक खासी अफ्रीका में यूज करने वाली टेक्निक है बोम्बा टेक्निक। बोम्बा टेक्निक में क्या होता है, तुम्हें जिस एरिया में लगता है कि यहां पे हिरन बहुत ज्यादा घूमते हैं, तुम क्या करते हो, पहले इस तरीके से ना आसपास बिल्कुल ही ग्रीनरी, ग्रीन तरीके की दीवारें बना देते हैं। उसके बाद तुमने क्या करना है, देखो हिरन डरता तो है ही, हिरन को भगाना है। पर भगाना इस तरीके से है कि वो इसकी तरफ भागे। जब वो यहां पे भागेगा, पीछे से भाग के, मतलब ये काफी बड़े एरिया में हो रहा होगा, पीछे से भाग के एक बार बंद कर दोगे, अभी भी उन्हें भगाते रहोगे। हमारा अल्टीमेटली फोकस है कि यहाँ पे ये जो केज है, केज तक इन्हें भगा के लेके जाना है। और जैसे ये सारे केज के अंदर एंटर करेंगे, यहां से ये केज बंद करते हैं। कई बार ये केज डायरेक्टली ट्रक से जुड़े होते हैं, ट्रक डायरेक्टली डिस्पैच हो सकता है। ठीक है, या उन्हें तुम पहले बेहोश करना चाहते हो, उसके बाद तुम पहले बेहोश कर सकते हो फिर लेके जा सकते हो। तो इस तरीके से, ताकि वो घबराए ना कि अचानक क्या हो गया, तो कई बार बेहोश कर दिया जाता है। तो ये जो आपकी दीवारों के अंदर, मतलब आर्टिफिशियल दीवारों के अंदर फंसा के ऐसे कैच करने की जो टेक्निक है, इसे कहते हैं बोम्बा टेक्निक। तो ये आपके अफ्रीका में बहुत पॉपुलर थी। उसके बाद इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश सबसे पहली स्टेट थी जिन्होंने इसे यूज करना शुरू किया, और अब इसे आपके यहाँ पे राजस्थान के अंदर भी यूज किया गया फर्स्ट टाइम। क्लियर है, कोई भी डाउट? ये थे आपके सारे के सारे करंट अफेयर्स।